Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 22 अप्रैल 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था, इस सत्याग्रह के अंदर में जो विनोबा भावे जी थे, इनको पहला सत्याग्राही के तौर पर चुना गया था। तो पहले तो ये हो गए, दूसरे कौन थे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजा गोपालाचारी या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों पिछले 3 दिनों से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं रिगार्डिंग एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। तो अभी केंद्र सरकार ने नए रूल्स को नोटिफाई किया है जिसका नाम है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चर्चा करने वाले हैं डॉग बाइट के केसेस के बारे में, और उसी चीज़ को देखते हुए ये अभी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को लेकर आया गया है, ताकि जो आज के समय में डॉग बाइट्स के केसेस निकल कर आ रहे हैं उन चीज़ों को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें, लोगों को रेबीज़ वगैरह से बचाया जा सके। इवन यहाँ पे आप देख पाओगे ये पीआईबी का आर्टिकल है, वहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उन्होंने डिटेल से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और पीआईबी में आपको पता है जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देती है। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग एग्जैक्टली क्या है अभी इस रूल्स के अंदर में नई चीज़ें। तो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाई पड़ रही होगी। आज थोड़ा सा यहाँ पर जो डेटा है वो अलग तरीके से आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई पड़ रही होंगी जैसे रोज़ाना दिखती हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो हम समझ चुके हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को नोटिफाई किया गया, और जो ये नए रूल्स आए हैं ना, इन्होंने पुराने वाले रूल्स को रिप्लेस कर दिया है। अब पुराने वाले रूल्स कौन से, जैसे हमारे पास में एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2001, ये पुराना वाला रूल है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है और इसकी जगह पर ये 2023 वाला एक नया जो नियम है वो लेकर आया गया। ये जो 2023 वाला नया नियम लाया गया है ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत लेकर आया गया है। 1960 का यहाँ पर ये एक्ट है जो कि एनिमल्स के ऊपर यानी जानवरों के ऊपर जो क्रूरता दिखाई जाती है उसको रोकने का काम करता है। तो इसी के अंडर में इन नियमों को लेकर आया गया। आओ अब समझते हैं कि आखिरकार जो ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 हैं ये एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जो जानवरों का जन्म है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा, ताकि जैसे डॉग्स की पॉपुलेशन है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो डॉग बाइट के केसेस हैं वो हम अपने देश में कम कर सकें। क्योंकि पिछले कुछ समय में डॉग बाइट के केसेस बहुत तेज़ी से निकल कर आ रहे हैं। इवन मैं न्यूज़पेपर जब पढ़ रहा हूँ तो हर रोज़ कहीं ना कहीं 1-2 आर्टिकल डॉग बाइट के केसेस का निकल कर आता है। हाँ, डेली बेसिस पर 1-2 आर्टिकल मिलते हैं। आज भी न्यूज़पेपर में ढूंढोगे तो आपको 2-4 आर्टिकल मिल ही जाएंगे, और पिछले कुछ समय से इसकी चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इंडिया के अंदर में लगभग 160 मिलियन केसेस निकल कर आए हैं स्ट्रे डॉग बाइट्स के, यानी कि जो गलियों में डॉगी घूम रहे हैं उनके काटने की वजह से जो इतने केसेस निकले हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 2019 से 2022 के बीच में 160 मिलियन के आसपास इस प्रकार के केसेस देखने को मिले हैं। और ये बात खुद एक डेटा के तौर पर पार्लियामेंट में प्रेजेंट की गई है, और ये नवंबर 2022 यानी कि पिछले साल ये डेटा प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में। इवन हो क्या रहा है कि जब ये कुत्ते के काटने के केसेस निकलते हैं ना तो काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होने के बाद यहाँ पर जो डॉग्स के प्रति क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। इवन यहाँ पर जो लोग अपने मोहल्ले में कुत्तों को पाल रहे हैं उनके प्रति भी यहाँ पर
दुश्मनी है वो बढ़ रही है, उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कभी कभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहरों के अंदर में जो कुत्तों का बहुत ध्यान रखने हैं, खिला पिला रहे हैं वहीं पर, तो उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो ये इश्यूज़ पिछले कुछ समय पर देखने को मिले हैं। किसकी वजह से? डॉग बाइट के केसेस की वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो नए रूल्स हैं इनका लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना गया है और इन नए रूल्स के अंदर में कुछ प्रोविजंस मेंशन करे गए हैं। इन 2023 के जो नियम हैं इनको तैयार किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बेसिस पर। तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस थी, उसी को फॉलो करते हुए इन नियमों को तैयार किया गया। और जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट फोकस कर रहा है वो मुद्दा यह है कि जैसे कि कोई जानवर है उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव भी ना पड़े, उसके प्रति यहाँ पर कोई अत्याचार भी ना हो, प्लस यहाँ पर जो डॉग बाइट के केसेस है वो भी हम लोग कंट्रोल कर सकें। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए रूल्स को लाने के ऊपर फोकस किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली मेंशन किया है कि देखो जो ये डॉग्स हैं, अगर किसी एरिया में काफ़ी ज़्यादा डॉग्स हैं और अगर आप उनको रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं और ले जाके छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसा होगा नहीं और इसको हम लोग परमिट भी नहीं कर सकते हैं, इसको परमिशन नहीं दी जा सकती है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका एकमात्र सोल्यूशन हो सकता है कि अभी डॉग की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोका जा सकता है। फिर कुछ टाइम बाद अपने आप ही यहाँ पर ये जो डॉग बाइट के केसेस हैं वो कंट्रोल होते हुए नजर आएंगे जब डॉग की पॉपुलेशन थोड़ी सी स्थिर हो जाएगी। तो इस नियम में एक मेन मकसद रखा गया है, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं किस चीज़ के लिए, कि जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जो भी गली में यहाँ पर ये डॉग्स घूम रहे हैं, उनकी स्टरलाइजेशन कर दिया जाए। स्टरलाइजेशन मतलब नसबंदी एक प्रकार की आप कह सकते हो, जिससे कि यहाँ पर वो आगे किसी दूसरे डॉग्स को जन्म ना दे सकें। और ये काम किया जाएगा एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू, यानी ABC प्रोग्राम जो है इसके अंडर में ये सारा काम करने वाले हैं। तो ये एक कह सकते हो सिंपल तरीका है जिसके बेसिस पर डॉग बाइट के केसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये ABC प्रोग्राम, ये जो पूरा एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाएगा, इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है वो लोकल बॉडीज़ के ऊपर होने वाली है। म्यूनिसिपैलिटी हो गई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, इनको यहाँ पर मेन जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो यहाँ पर प्रॉपरली इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें और खासकर एंटी रेबीज़ प्रोग्राम को भी साथ ही साथ में लेकर चलें, ताकि रेबीज़ जैसी जो चीज़ें उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज़ के केसेस निकल कर आते हैं और कई सारे बच्चों की यहाँ पर मृत्यु भी हुई है पिछले कुछ समय में रेबीज़ की वजह से। वो डेटा भी अभी मैं आपके साथ में आगे डिस्कस करूंगा। तो इस नियम के अंदर में एक HCC गाइडलाइन आ चुकी है जिससे यहाँ पर ह्यूमन और स्ट्रे डॉग्स, यानी कि जो इंसान है और जो डॉग्स हैं, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे कैसे डील किया जा सकता है वो चीज़ यहाँ पर इस गाइडलाइन में मेंशन की गई है। क्योंकि यहाँ पर यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डॉग्स को, कुत्तों को कहीं पर दूसरी जगह पर रिलोकेट करने से अच्छा है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। फिर लास्ट पॉइंट इसी रूल के अंदर, इस नियम के अंदर में क्या बोला गया है कि देखो यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है कि जब ये ABC प्रोग्राम को चलाया जाएगा, ये एनिमल का बर्थ कंट्रोल किया जाएगा, तो उस समय पर किसी भी जानवर के ऊपर ये अत्याचार ना हो या कोई ज़्यादा निर्दयता ना दिखाई जाए। इस चीज़ के ऊपर भी एक मेन फोकस होने वाला है, यानी कि एनिमल वेलफेयर के ऊपर एक प्रॉपर फोकस करेंगे, उस एनिमल को कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो ये थे नए नए प्रोविजन जिसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। तो वैसे हमारे पास में पिछले कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का एक डेटा आया था। उस डेटा में मेंशन किया गया था सबसे पहले कि हाउ मेनी डॉग्स डज इंडिया हैव, भारत में लगभग कितने डॉग्स होंगे। तो लगभग यहाँ पे मेंशन किया गया है 80 मिलियंस के आसपास, 80 मिलियन डॉग्स होंगे जो कि गली में घूमने वाले भी हैं, प्लस यहाँ पे पेट एनिमल भी हैं जो कि एक तरीके से पालतू डॉग्स हैं। अगर हम नेशनल रेशियो देखें तो मेंशन किया जाता है कि लगभग हर 36 लोगों के लिए एक डॉग आपको देखने को मिल जाता है। अब जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती है वैसे ही डॉग की पॉपुलेशन भी ग्रो करती रहती है अगर उसको मैनेज ना किया जा सके। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हो गई, इसकी वजह से डॉग बाइट्स के केसेस भी इंक्रीज़ हुए, कुत्ते काटने के केसेस काफ़ी ज़्यादा निकल कर आए। अगर हम दुनिया भर में डेथ की बात करें डॉग बाइट की वजह से, तो लगभग 60,000 के आसपास डेथ हुई हैं कुत्ते के काटने की वजह से। इंडिया में 36% के आसपास यहाँ पर डेथ देखने को मिल जाएंगी, ऐसा बोला गया। और इसमें कई सारी डेथ ऐसी हैं जो कि रेबीज़ की वजह से हो रही हैं, क्योंकि डॉग एक रैबिड एनिमल है। जैसे मंकी है वैसी डॉग भी एक रैबिड एनिमल है, यानी इसके काटने से बॉडी के अंदर रेबीज़ फैलना स्टार्ट होता है। तो रेबीज़ की वजह से आप देख पाओगे बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। 1998 में लगभग 30,000 डेथ हुई थी, 2012 में 12,700, 2020 में ये लगभग 6,500 से कुछ ज़्यादा डेथ थी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो बच्चों को होता है, खासकर जिनकी उम्र 15 साल से कम है, वो सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। और इन्हीं बच्चों की, काफ़ी ज़्यादा बच्चों की जान गई है इन डॉग बाइट के केसेस की वजह से। फिर उसके बाद में इंडिया में कहाँ पर कितने कितने नंबर में केसेस निकल कर आए उसके बारे में मेंशन किया गया। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे क्या डेटा है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ आगे।
सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पे डॉग बाइट का कोई केस निकल कर आता है तो उससे कैसे डील किया जा सकता है। तो इस बात को सुनो। अब इसको सुनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो रेबीज़ है वो क्या है। क्या जो रेबीज़ है वो क्या है, क्योंकि रेबीज़ ही जो है सबसे ख़तरनाक चीज़ है। और रेबीज़ यहाँ पर सबसे पहली बात फैलता है इंसान के अंदर में। रेबीज़ ना एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल जोनोटिक वायरल डिजीज़ है, यानी एक ऐसी बीमारी जिसको यहाँ पर वैक्सीन से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर वैक्सीन टाइम पर ना लगे, दवाई प्रॉपरली ना ली जाए तो ये डायरेक्टली दिमाग पे चढ़ जाता है। तो रेबीज़ डायरेक्टली यहाँ पे इंसान को पागल करने लगता है, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और ये जो रेबीज़ है दुनिया भर में प्रेजेंट है, क्योंकि डॉग सभी जगह पर हैं, केवल एंटार्क्टिका को छोड़कर सभी जगह पर यहाँ पे आपको रेबीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन रेबीज़ की वजह से जो ह्यूमन डेथ हो रही है, वो ह्यूमन डेथ के जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो एशिया और अफ्रीका में ही देखने को मिलते हैं। अब ये होता कैसे है, देखो ये ना बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है, आरएनए वायरस की वजह से, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है उसकी वजह से यहाँ पर ये होता है। और ये आरएनए वायरस जो डॉग के सलाइवा में, डॉग की जो लार है उसी में प्रेजेंट होता है। और खासकर जो रैबिड एनिमल होते हैं जैसे डॉग, कैट, मंकी, इन सभी की यहाँ पर जो सलाइवा है उसमें ये प्रेजेंट होता है। अगर ये काट लें और कहीं पर घाव हो गया है, और घाव होने के बाद में ये जो डॉग्स हैं या फिर इन रैबिड एनिमल का जो सलाइवा है, जो लार है, वो उसमें रुक गया है ना, वहीं पर डिपॉजिट हो चुका है, तो उससे रेबीज़ होने के चांसेस 100% चांसेस नज़र आते हैं। खैर, जब हम लोग बात करते हैं रैबिड एनिमल की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मेंशन कर चुका है कि जो डॉग्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स हैं ह्यूमन रेबीज़ डेथ की। अगर मानव की डेथ हो रही है रेबीज़ की वजह से, तो 99% केसेस के अंदर में वो कहीं ना कहीं डॉग के काटने की वजह से हुई है, यानी कि वो रेबीज़ जो है कहीं ना कहीं डॉग से ही निकल कर आया है, ऐसा WHO मेंशन कर चुका है। अब इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। दुनिया में जितनी भी मौतें हुई हैं रेबीज़ की वजह से, उसकी 35% मौतें इंडिया के अंदर हुई हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये थोड़ा बड़ा परसेंट हो गया, 35% डेथ केवल और केवल इंडिया में। सवाल ये है क्या इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है। देखो, रेबीज़ को ट्रीट किया जा सकता है कैसे। पहली बात तो जो डॉग है यहाँ पे, जो भी आपने पेट पाल रखा है, डॉग है, कैट है, जो भी पाल रखा है, उसको आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम वैक्सीनेट करवाते चलो, है ना। उसको इंजेक्शन लगता है वो लगवाया जाए। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे डॉग काट भी लेता है किसी को, तो आपको तुरंत मेडिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है। तुरंत आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो वैक्सीन है, जो इंजेक्शन्स हैं वो लगवाने पड़ेंगे। ट्रीटमेंट है तो अवेलेबल, लेकिन काफ़ी सारे लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं कि चलो छोड़ो, एग्जैक्टली हो गई क्या। और काफ़ी बार बच्चों के साथ ऐसे देखने को मिलता है, बच्चे भी यहाँ पर सोचते हैं कि मतलब कभी कोई यहाँ पर पता नहीं चला किसी को कि हाँ यार डॉग ने काट लिया था, तो वो केसेस बाद में उभर कर आते हैं। क्योंकि जो रेबीज़ है ना, इसके जो लक्षण है वो हो सकता है 2 साल बाद दिखाई दें, हो सकता है 3 साल बाद दिखाई दें, हो सकता है 4 साल बाद दिखाई दें। तो यहाँ पे कई सालों बाद भी ये जो लक्षण है वो दिखाई पड़ सकते हैं। अब एक और सवाल आता है, जब इतना ही गंभीर मामला है तो भारत ने कोई इनिशिएटिव वगैरह स्टार्ट नहीं किया। देखो, इंडिया का एक इनिशिएटिव है ऑलरेडी, जिसको हम लोग NAPRE के नाम से जानते हैं। किस नाम से? NAPRE के नाम से उस इनिशिएटिव को जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज़ एलिमिनेटेड बाय 2030। तो 2030 तक यहाँ पर ये जो डॉग से होने वाले रेबीज़ हैं इसको ख़त्म करने का टारगेट रखा गया है इसी प्लान के तहत। इस प्लान को यहाँ पर लाया गया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के तहत, और उन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के साथ में एसोसिएशन करने के बाद में इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया। बात क्लियर हो गई। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, कंप्लीट आर्टिकल। आने वाले समय में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होने वाली है, काफ़ी एडिटोरियल भी पब्लिश होंगे, तो वो सब कुछ आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने एनिमल बर्थ रूल्स के बारे में तो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, एक प्रॉपर नोट्स मिल चुके हैं, लेकिन रेबीज़ के बारे में जो आपने बताया वो सब कहाँ मिलेगा। तो रेबीज़ के बारे में भी आपको PDF में मिल जाएगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखित में प्रेजेंट हैं। चाहो तो अपने आप में मतलब नोट्स वगैरह फॉर्म कर सकते हो, या फिर डिजिटल नोट्स बनाते तो वहाँ पर कॉपी पेस्ट करके अपने पास में रख सकते हो। ठीक है, इंडिया का कौन सा इनिशिएटिव है वो सब हमने अभी डिस्कस कर लिया है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल को देखो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो टीम है वो अभी पूंछ डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुकी है। जम्मू के अंदर पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी आपको पता है 20 अप्रैल को, यानी कि परसों की बात है, परसों पूंछ डिस्ट्रिक्ट में एक मिलिटेंट अटैक देखने को मिला। और उस मिलिटेंट अटैक में हुआ क्या कि हमारे 5 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। और जो ये मिलिटेंट अटैक हुआ था ये बेसिकली यहाँ पर एक व्हीकल के ऊपर हुआ था। उस व्हीकल के ऊपर कई सारी पहले गोलियाँ के थ्रू अटैक करने की कोशिश की गई। आर्मी व्हीकल था, और गोलियों को अटैक करने के बाद में लगभग बोला जा रहा है डजन्स ऑफ गोलियों से अटैक किया गया। फिर उसके बाद में एक ग्रेनेड जो है, ग्रेनेड से अटैक किया गया आर्मी व्हीकल के ऑयल टैंकर पे,
जिसकी वजह से यहाँ पर उस पूरे गाड़ी में आग लग गई और हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। पहले तो हम अपने पांचों वीर जवानों को अपने यूट्यूब फैमिली की साइड से एक ह्यूज रिस्पेक्ट पे करते हैं। अब उसके बाद देखो बताया ये जा रहा है कि इस पूरे अटैक के पीछे मतलब जो बॉडी है, मिलिटेंट आउटफिट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में अभी तक पता नहीं लगाया गया, आइडेंटिफाई नहीं किया गया। लेकिन जब आप आर्टिकल को थोड़ा और रिसर्च करोगे, न्यूज़ सेक्शन ओपन करोगे, तो ढेरों आर्टिकल अभी पब्लिश हो चुके हैं जहाँ पर एक बॉडी का नाम आ रहा है। और उस बॉडी का नाम क्या है? PAFF। क्या नाम है? PAFF। इसने यहाँ पर क्लेम किया है कि ये अटैक इसने करवाया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। इस आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल अभी पब्लिश हुए हैं। जब मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे PAFF का नाम आ रहा है। और PAFF जो है, ये जो आतंकवादी संगठन है, ये स्टार्ट किया गया है जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के थ्रू। ऐसा भी यहाँ पर आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है बहुत डिटेल से। और जैसा मैंने आपको बताया, जो आर्मी व्हीकल है, पहले तो उसके ऊपर बहुत सारी बुलेट्स फायर की गई, बहुत सारी बुलेट्स देखने को मिली हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद में ग्रेनेड से अटैक किया गया डायरेक्टली ऑयल टैंकर के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है वो देखने को मिला है। अब फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, अभी वो इंडिया आने वाले हैं, इंडिया के विज़िट में, खासकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करने। देखते हैं वहाँ पे हम लोग पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। बिलावल भुट्टो से इस चीज़ का ये जो टॉपिक है बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है कि पाकिस्तान की साइड से ये अटैक हुआ है, आपको ये काम करना चाहिए। देखते हैं हम किस प्रकार से अभी यहाँ पर इनको ये बात अब बोलते हैं। और कल मैं यही बात कर रहा था इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इम्प्रूव हो सकते हैं अगर टेररिज्म पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए तो। कल मैंने बोला था ना, हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे, बट अगेन वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। ये मैंने आपको परसों टॉपिक पढ़ाया था, परसों या तरसों पढ़ाया था, शायद 19 अप्रैल को मैंने पढ़ाया था, तब आपको बताया भी था। लेकिन फिर से वही चीज़ निकल कर आई है, अगेन टेररिज्म अटैक। और ये इस अटैक की वजह से देखो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और ज़्यादा डाउन हो चुकी है कि दोनों कंट्रीज़ के, पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हो सकें। अभी तो फिलहाल जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो टीम है वो अभी पहुंच चुकी है पूंछ डिस्ट्रिक्ट, ताकि यहाँ पर इसके ऊपर और रिसर्च किया जा सके। इस पूरे एरिया को सीज़ कर दिया है, इसके बारे में और ज़्यादा जो डिटेलिंग्स हैं वो आने वाले समय में हमें मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं और एग्जामिनेशन में देखो यहाँ से सवाल बन सकता है। एक टर्टल है, ऑलिव रिडले टर्टल, ये अक्सर न्यूज़ में आ जाता है, हर 15-20 दिन बाद ये टॉपिक न्यूज़ में देखने को मिलता है। अभी क्यों न्यूज़ में है तो इसको समझो। तो हुआ क्या है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ बेबी छोटे छोटे यहाँ पर ये ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है ना, ये सब बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आप देख पाओगे बीच से जाकर ये बे ऑफ बंगाल समुद्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम पहले यहीं से इसी समुद्र से निकल कर गए बहुत सारे टर्टल्स, उन्होंने वहाँ पर अंडे दिए। अब उस अंडों में से यहाँ पर छोटे छोटे जो टर्टल्स हैं वो निकल कर आए हैं, वो अब यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मिलियंस ऑफ बेबी यहाँ पर नज़र आए हैं, इसी वजह से यहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल चर्चा में है। और पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो अभी तक का एक सक्सेसफुल नेस्टिंग इस साल देखने को मिली है, यानी कि अच्छी तरीके से यहाँ पर ये बच्चे जो हैं ये अंडों से निकल कर आए अब की बार और ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले हैं। वेदर का कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। अब यार ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से हुआ है, ऐसा बोला गया है। ये जो सीन आपको दिख रहा है ये कहाँ का है? ये है एक बीच का जिसका नाम है ऋषिकुल्या बीच, ये ओडिशा में है। और ऑलिव रिडले टर्टल बेसिकली ओडिशा में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, खासकर गाहिर माता मैरीन सेंचुरी के बारे में आपने सुना होगा, वो एक फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल की ही वजह से। तो 50 दिन पहले यहाँ पर अंडे दिए गए, 50 दिन बाद ये अंडों से ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे निकले और उसके बाद में ये सब बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। अब एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, क्या ये चीज़ें कुछ पूछी जाएंगी इस आर्टिकल से? देखो आर्टिकल से तो कुछ नहीं पूछने वाले कुछ भी, तो एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा हट के पढ़ना होगा। सबसे पहली बात, ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपने पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में मैंने गाहिर माता मैरीन सेंचुरी का नाम लिया था, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम समझते हैं ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। तो ऑलिव रिडले टर्टल जो है ना, हमारे दुनिया में जो टर्टल्स पाए जाते हैं, जैसे टॉर्टोइस होता है वैसे ही टर्टल होता है, कछुओं की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टॉर्टोइस और टर्टल के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो क्या अंतर है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ऑलिव रिडले टर्टल की बात करते हैं तो दुनिया में जो ये टर्टल्स पाए जाते हैं जो समुद्र में रहते हैं, उसमें से सबसे छोटी साइज़ की प्रजाति ये नज़र आती है। ये जो टर्टल्स है कार्निवोर हैं, यानी कुछ छोटे मोटे जानवरों को खाने का ये काम करते हैं, उसी पे यहाँ पर जीवित रहते हैं। इनका जो नाम है ऑलिव रिडले टर्टल इसलिए पड़ा है क्योंकि इनका जो कलर है वो ऑलिव कलर का है, थोड़ा सा ग्रेनिश कलर है, ग्रीन कलर।
उसी के बेसिस पर इनका नाम ऑलिव रिडेड टर्टल रखा गया है। उसके बाद बोला जाता है कि ये थोड़े यूनिक हैं, क्यों? क्योंकि जो नेस्टिंग होती है इनकी, जो ये अंडे दिए जाते हैं इनके थ्रू, वो बहुत ज़्यादा ढेरों में दिए जाते हैं, मास नेस्टिंग होती है। और इसी मास नेस्टिंग को अरीबदा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर थाउजेंड ऑफ फीमेल्स यानी कि थाउजेंड ऑफ फीमेल टर्टल्स एक साथ बीच पर आती हैं, सब एक साथ अंडे देती हैं, उसके बाद यहाँ पर उन अंडों को छोड़ दी जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पे वो अंडों में से छोटे छोटे और टर्टल्स निकल कर आते हैं। तो ये एक यूनिक सी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है इन टर्टल्स में। सवाल यह है कि ये टर्टल्स पाए कहाँ पे जाते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ पर है? तो बोला ये जाता है कि पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन बराबर में और अटलांटिक ओशन, ये तीनों समुद्र में ये जो टर्टल्स हैं, ऑलिव रिडेड टर्टल, ये पाए जाते हैं। और स्पेशली जब हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में जो ओडिशा है, ओडिशा में गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी है। गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है इन टर्टल्स के ब्रीडिंग की। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग ये जो टर्टल्स हैं वो यहीं पर इसी मैरीन सेंचुरी में करते हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका प्रोटेक्शन स्टेटस ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहीं से सवाल बनेगा। तो ऑलिव रिडेड टर्टल को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब है इसको हाई प्रोटेक्शन दे रखी है, इसकी सुरक्षा की जा रही है। अगर इसका कोई कह सकते हो हंटिंग वगैरह करता है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है ना कि इनको एज अ मीट की तरह कंजम्पशन करा जाता है, तो जो इनकी हंटिंग वगैरह करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह चार्ज की जा सकती है। फिर उसी प्रकार से इस टर्टल को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है और साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ठीक है, यानी इनकी पॉपुलेशन जो है वो लगातार खतरे में है, कम होती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया खतरे बहुत सारे हैं। पहला खतरा है ह्यूमन कंजम्पशन, बहुत सारे लोग इसको एज अ मीट की तरह कंज्यूम करते हैं, इस वजह से पॉपुलेशन के ऊपर खतरा है। दूसरा मैरीन पॉल्यूशन और वेस्ट, समुद्र के अंदर में लगातार जो वेस्टेज है, जो कचरा है वो बढ़ता जा रहा है ना। और ये जो प्लास्टिक है, फिशिंग नेट्स है, ये जो सारी चीज़ें हैं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये जो समुद्र में ये केवल टर्टल ही नहीं और बाकी दूसरे जानवर के ऊपर भी एक बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, वो जो गार्बेज है, उस गार्बेज की वजह से भी यहाँ पर इनकी जो संख्याएँ हैं वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद फिश ट्रॉलर का यूज़ किया जाता है। कभी कभी यहाँ पर आपने देखा होगा मछली पकड़ी जाती है एक जाल बांध के। मान लो यहाँ पर एक बोट है, उस बोट ने पीछे एक बहुत बड़ा सा जाल बांध रखा है और उस बोट को आगे चलाया जा रहा है। वो बोट आगे चल रही है, उस जाल को पकड़ के खींच रही है, तो इसमें बहुत सारे जानवर फंसते जाते हैं। खासकर मछलियों को पकड़ने के लिए ऐसी ट्रॉलिंग की जाती है। लेकिन क्या इसमें मछलियाँ ही फंसेंगी? ऐसा नहीं है, बीच में जो भी आएगा वो सब कुछ इस जाल में फंस जाएगा, चाहे वो यहाँ पर मैरीन प्लांट्स ही क्यों ना हो या कोई और दूसरा जानवर क्यों ना हो। तो इसमें बहुत सारे यहाँ पर जो ऑलिव रिडेड टर्टल्स हैं वो भी फंस जाते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी बार नुकसान होता है और बहुत सारे यहाँ पर इस प्रकार के टर्टल मर जाते हैं इसमें फंस कर। बात क्लियर हो गई? तो ये ऑलिव रिडेड टर्टल के बारे में सारी की सारी डिटेलिंग्स हो गई। क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, जैसे 2015 में एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक सवाल पूछा गया था। सवाल ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, पूछा गया इन चारों में से बताओ कौन सा ऐसा जानवर है जो कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल है भारत का। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन यहाँ पर एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अभी नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले आपसे मैंने बोला था टॉर्टोइस और टर्टल के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इसके बीच में अंतर क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सा अंतर है, आराम से यहाँ पर इनको पहचाना जा सकता है। सबसे पहले इस वाले पिक्चर को देखो आप, यहाँ पर बोला गया है टर्टल, इधर की साइड में आपको ये टर्टल दिखाई पड़ेगा और इधर की साइड में आपको ये टॉर्टोइस दिखाई पड़ेगा। तो टर्टल में क्या डिफरेंस होता है? देखो इस प्रकार से यहाँ पर इसका फ्लिपर नज़र आता है, जबकि टॉर्टोइस में ऐसा नहीं है। टॉर्टोइस में एक प्रॉपर फुट आपको ये नज़र आएगा। उसके बाद में जो टॉर्टोइस होते हैं ये ज़्यादातर ज़मीन पर रहते हैं, यानी कि इधर वाले ज़्यादातर ज़मीन पर रहना पसंद करते हैं और इधर वाले यहाँ पर जो टर्टल होते हैं वो समुद्र में रहना पसंद करते हैं। जैसे अभी हम ऑलिव रिडेड टर्टल की बात कर रहे हैं तो ये समुद्र में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो ये टर्टल होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाने का काम करते हैं। मैंने अभी बताया भी था, कार्निवोर होते हैं ये ऑलिव रिडेड टर्टल, तो दोनों ही को खाने का काम करते हैं। प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। बट जो टॉर्टोइस होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं वो यहाँ पर वेजीज यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं उसी को यहाँ पर ज़्यादातर खाते हैं। और टॉर्टोइस को सबसे आराम से पहचाना जा सकता है डोम शेप की वजह से, यानी कि टॉर्टोइस के जो ऊपर का शेप है ना, जैसे यहाँ पर ऐसे है तो इसका ये ऊपर डोम की शेप का होता है, यानी गुंबद की तरह यहाँ पर होता है इसकी जो पीठ होती है ऊपर की। जबकि टर्टल में ये कोई डोम नहीं होता, फ्लैट सा सरफेस आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं टर्टल और टॉर्टोइस के बीच के। क्लियर हुआ?
नाउ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए मिलेंगे। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। ना वर्ल्ड सैंक्शन पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्या मेंशन किया गया है, यूएन की रिपोर्ट आई है जहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो ग्लेशियर्स हैं हमारे वो काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। जो बर्फीले पहाड़ हैं, खासकर एंटार्क्टिका की आपको सी देखने को मिले, एंटार्क्टिका का जो आइस है, जो बर्फ़ देखने को मिलेगा वो बहुत तेज़ी से पिघल रहा है और इस पिघलने की जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है। बोला यह गया कि पिछले 8 सालों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ। पिछले 8 सालों के अंदर में ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा हुए, है ना। लगातार कार्बन डाइऑक्साइड अपनी पीक पर पहुंचा। ये एक बातें खुद यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। अब जब पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से गर्मी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है और उस गर्मी की बढ़ने की वजह से उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर पड़ रहा है, बर्फ़ के ऊपर पड़ रहा है, बर्फीले पहाड़ के ऊपर पड़ रहा है। और ऐसा ही हुआ, पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल गए और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से होगा क्या, होगा ये, जो दुनिया भर का समुद्र का स्तर है, सी लेवल है, वो बढ़ता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा। और ऐसा हुआ। देखो 2013 से लेकर 2022 के बीच में बोला ये जा रहा है कि जो सी लेवल है वो 4.62 मिलीमीटर से हर साल बढ़ता चला गया है। यानी 2013 से 22 के बीच में हर साल 4.62 मिलीमीटर से जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ गया है। और 1993 के कंपैरिजन में अगर हम ये वाला सिनेरियो देखें 2023 से लेकर 22 वाला, तो यहाँ पे दुगनी स्पीड हो चुकी है समुद्र के स्तर के बढ़ने की। अब आपका भी क्वेश्चन होगा, समुद्र के स्तर के बढ़ने से हुआ क्या? कुछ नहीं होगा। देखो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बहुत सारे देश ऐसे जो कि समुद्र के बीचों बीच आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो डूब जाएंगी। इवन अगर हम लोग इंडिया की ही बात करें तो इंडिया का जो सदर्न पोर्शन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, वो पूरा का पूरा समुद्र से घिरा पड़ा है। तो एक अनुमान है कि मुंबई वगैरह जैसे यहाँ पे जो हमारे स्टेट्स हैं वो पूरी तरह से डूब जाएंगे अगर यहाँ पर इस सी लेवल को, जो ये सी लेवल बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल नहीं किया गया। और ये कंट्रोल कैसे होगा? सब कुछ यहाँ पे घूम फिर के आता है पोल्यूशन के ऊपर ही। पहली चीज़ तो यहाँ पे प्रदूषण को कंट्रोल करना होगा। अगर प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं तो इससे जो बर्फ़ पिघलने की गति है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और गति कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है सी लेवल राइज जो ये हो रहा है तेज़ी से, उसको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मेंटेन कंट्रोल किया जा सकता है। तो उस चीज़ को लेकर ये पूरा का पूरा डेटा निकल कर आया है। खैर ऐसे डेटा आते रहते हैं, इस चीज़ की जानकारी आपको पहले से ही है। ये यहाँ पर वापस से मतलब एक चर्चा हो रही है तो मैंने आपको बता दिया। नवा एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, सूडान में भी क्या हो रहा है मैंने आपको पढ़ा रखा है डिटेल से, परसों पढ़ाया था, याद होगा। तो सूडान में ना लड़ाई हो गई आपस में। सूडान में एक तरफ उनकी आर्मी है और दूसरी तरफ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स हैं। दोनों पावर लेने के लिए आपस में भिड़ चुके हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, गोलियाँ बारियाँ चल रही हैं। और उस दौरान सूडान में जो इंडियंस हैं वो भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बहुत सारे इंडियंस हैं, लगभग 3,000 के आसपास इंडियंस हैं जो कि अभी सूडान में फंसे हुए हैं और उनकी हालत अभी बुरी हो चुकी है क्योंकि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। तो उन सभी लोगों को वापस से मतलब सूडान से निकालने की चर्चा की जा रही है। तो इंडिया अभी प्लानिंग कर रहा है और उस प्लान को तैयार कर रहा है कि किस प्रकार से सूडान से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता है, कैसे वहाँ से निकाला जा सकता है। और इसको लेकर कल पूरी मीटिंग भी हुई थी जहाँ पे हमारे पीएम मोदी, साथ ही साथ में यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब और जो इंडिया के एम्बेसडर हैं टुवर्ड्स सूडान वो हो गए। तो इन सभी लोगों को बैठाकर एक मीटिंग की गई है और उस मीटिंग के दौरान यहाँ पर एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम इंडियंस को जो सूडान में फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। और ये सिनेरियो कहीं ना कहीं कह सकते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नज़र आ रहा है, जब क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर एक इंडियन को गोली भी लगी है, एक इंडियन यहाँ पे मारा भी गया है। क्योंकि यहाँ पे सूडान में एक जगह है खार्तूम करके, वहाँ पे इंडियन मिशन जो है ना, उसी इंडियन मिशन के आसपास जो है ढेर सारी लड़ाइयाँ चलती जा रही हैं। बहुत सारी गोलियाँ यहाँ पर आपस में पैरामिलिट्री फोर्स और वहाँ की जो आर्मी है वो कर रहे हैं ये काम, है ना। इसी की वजह से जो इश्यूज़ हैं वो अभी क्रिएट हो रहे हैं। बट यहाँ पे पीएम मोदी ने अपना दुख प्रकट किया है उस इंडियन नेशनल पर्सन के ऊपर में जिनकी अभी जान गई है उस बुलेट लगने की वजह से, गोली लगने की वजह से, इस पूरी की पूरी जंग के दौरान, इस पूरी की पूरी लड़ाई के दौरान। तो इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सूडान का लोकेशन पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार और देख लेते हैं। जब अपन सूडान की बात करते हैं तो सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन कंट्री, ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। कई सारे देश इस पूरे कॉन्टिनेंट में नज़र आते हैं और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा सूडान। सूडान एक समय पर बहुत बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले क्या हुआ, सूडान का ये वाला जो हिस्सा है ना नीचे वाला, वो अलग हो गया। पहले ये सब एक हुआ करता था, साउथ सूडान, सूडान सब एक हुआ करता था, बट ये अब यहाँ पे अलग हो गया। अलग होने के बाद में वो साउथ सूडान बन गया
ठीक है, ये अलग देश बन गया, ऊपर सूडान एक अलग देश बन गया। सूडान के आसपास कौन कौन से देश है जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर इजिप्ट है, इधर लीबिया है, इधर चैड है, इधर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी काफ़ी बड़ी बाउंड्री शेयर करता है सूडान के साथ में। इधर यहाँ पर इथियोपिया हो गया और इधर एरिट्रिया हो गया, और ज़रा सा हिस्सा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे रेड सी की तरफ भी इसका खुलता है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर मतलब आधा तो लैंड लॉक है, आधा से ज़्यादा इसका लैंड लॉक हिस्सा है, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर इसका समुद्र की तरफ भी देखने को मिल जाता है। नीचे इसके साउथ सूडान है, साउथ सूडान के साथ में एक बड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दारफुर वाला रीजन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सूडान वाला, यहाँ पे खार्तूम जहाँ पे पूरी की पूरी लड़ाई जो है आज के समय पर चल रही है। ठीक है, तो इस पूरे सूडान में अभी विवाद हुए जिसकी वजह से जो ये इश्यूज़ हैं काफ़ी बढ़ चुके हैं। यहाँ से इंडियन नेशनल्स को निकालने के बारे में ऊपर फोकस किया जा रहा है। जो नाइल नदी के बारे में आपने सुना होगा, है ना, तो नाइल नदी भी यहीं से गुजरती है। इस प्रकार से आप लोग देख पाओगे, ये वाइट नाइल और ब्लू नाइल आपस में मिलकर नाइल नदी बनाती है, और नाइल नदी इस प्रकार से गुजरती हुई, सूडान से गुजरती हुई, पूरे सूडान को क्रॉस करती हुई इधर इजिप्ट से निकलकर आगे चली जाती है। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे मैं आपको पहले काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कि रिवीजन हो जाए, रिवीजन होकर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। यहाँ पे बात की जा रही है स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में। जो ये स्मॉल सेविंग स्कीम है, देखो ये छोटी छोटी स्कीम यहाँ पे सरकार चलाती है ताकि सरकार के पास में थोड़ा पैसा आ सके, और लोग जो सरकार के पास में पैसा जमा करेंगे उस पर लोग ब्याज ले सकें। ठीक है, तो होता यहाँ पर यह है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसके जो रेट हैं, इसके ऊपर जो ब्याज दिया जाता है, वो ब्याज पिछले कुछ समय से ज़्यादा कोई बढ़ा नहीं है। एक आध यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में ऐसा नहीं है एक स्कीम है, इसके अंदर कई सारी स्कीम आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि, किसान विकास पत्र, NSC 8। तो उस प्रकार से कई सारी स्कीम्स आपको देखने को मिल जाती हैं इस स्मॉल सेविंग स्कीम में। ये सारी की सारी स्मॉल सेविंग स्कीम है। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि पिछले लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि इसका ब्याज बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, बट ब्याज जिस लेवल पर चाहते हैं उस लेवल पर बढ़ नहीं रहा है, बहुत लंबे समय से बढ़ नहीं रहा है। और अभी एक दो स्कीम है, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम है, यहाँ पर जो स्कीम है इसमें थोड़ा सा ब्याज बढ़ाया गया, 8% तक इसको किया गया, जबकि मतलब एक चाह ये थी या सोच ये थी कि 8.26% तक ये ब्याज मिल जाया करेगा। ऐसी कई सारी स्कीम आप लोग देख पा रहोगे जहाँ पे परसेंटेज जो है अभी ब्याज का बहुत कम है और इसको बढ़ाया नहीं गया है, उसकी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो स्मॉल सेविंग स्कीम क्या होती हैं, आओ फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, स्मॉल सेविंग स्कीम कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, सरकार को पैसा जमा करना है। सरकार को सपोज़ यहाँ पे जैसे कि इस स्मॉल सेविंग स्कीम का कॉन्सेप्ट ना कोविड को देखते हुए लेकर आया गया। अब बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई उनके पास में पैसा है, वो सरकार के पास में जमा कर दें, और जमा करने के बाद उनका पैसा भी सिक्योर रहे, और जब पैसा वो निकालना चाहें तो उसके साथ साथ उनको एक अच्छा खासा ब्याज भी मिले। तो वो यहाँ पर इस स्कीम के तहत किया जा सकता है। और जितना भी पैसा इकट्ठा होता है इस स्मॉल सेविंग स्कीम से, वो सारा का सारा पैसा कहाँ पे डाल दिया जाता है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में डाल दिया जाता है ताकि जो सरकार है, सरकार के पास में सपोज़ कभी भी पैसे की कमी होती है तो वो इसी फंड से पैसा निकालेगी। जैसे कोविड के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की, सरकार के पास में पैसों की कमी हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कहीं से मांगने से अच्छा है अपने पास में वो फंड जमा है उसका यूज़ कर लो। ठीक है, और सरकार जो है उसको बाद में जो भी यहाँ पे रिटर्न आएगा उसको लेने के बाद में उस फंड में वो पैसा वापस से डाल देगी, और जो भी यहाँ पे लोगों को देना होगा पैसा, जो लोग निकालेंगे इस स्कीम से पैसा, तो लोगों को उनका ब्याज के साथ में वो पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल सेविंग स्कीम को अलग अलग हेडिंग्स में कवर किया गया है, जैसे कि एक है पोस्टल डिपॉजिट। पोस्टल डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, इस प्रकार की चीज़ों को कवर किया गया है। सेविंग सर्टिफिकेट में नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र को कवर किया गया है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में सुकन्या समृद्धि स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को कवर किया गया है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो काफ़ी सारी स्कीम्स यहाँ पर इसके अंदर में आती हैं, और इसमें जो ब्याज दिया जाता है उस ब्याज को यहाँ पे बार बार ना, एक बार कह सकते हो गो थ्रू किया जा सकता है, किया जाता है, इसको बार बार रिव्यू किया जाता है। जो इंटरेस्ट मिलता है स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर में, इसको क्वार्टरली बेसिस पर यानी हर 3 महीने में यहाँ पर इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव होता है। लेकिन लंबे समय से इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वो जो ब्याज मिल रहा था कई साल पहले वो अभी तक मिलता जा रहा है। एक आध स्कीम के अंदर में थोड़ा बहुत ब्याज को इंक्रीज़ कर दिया गया है, लेकिन वो भी उस लेवल पर इंक्रीज़ नहीं किया गया है। और ये जो ब्याज वगैरह रिव्यू करने का काम होता है इस स्कीम के अंदर में, वो कौन करता है, वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये मेन काम होता है। क्लियर हो गया? चलो आते हैं और चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। दोस्तों हमारे पास में आज एक भी एडिटोरियल ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर द हिंदू का एक एडिटोरियल हम लोगों को मिला है। और इस एडिटोरियल में बात की गई है किस चीज़ के बारे में, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के बारे में।
यानी कि अभी आपको पता है कि 2023 के अंदर में जो भारत की जनसंख्या है वो चाइना की जनसंख्या को क्रॉस कर चुकी है। यानी कि चाइना की पॉपुलेशन को बीट करके इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो देश है वो बन चुका है। उसी के बारे में यहाँ पर डेटा कवर किया गया है और इस पॉपुलेशन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, पॉपुलेशन में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें या राइटर ने कवर करी हैं। तो एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस पूरे एडिटोरियल को। और आज का जो मेंस का क्वेश्चन होने वाला है वो भी इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो अच्छे से चीज़ों को सुनना, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है वो भी वहीं पर मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इस एडिटोरियल के जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाई पड़ेंगे। आप यहाँ से बस खाली चीज़ों को पढ़ते हुए चलना। मैं आपको वैसे सुन सकते हो और ये जो नोट्स है वो आपको PDF में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो समझते हैं इंडिया के डेमोग्राफिक पोटेंशियल के बारे में। पहली बात, इस एडिटोरियल को लिखा क्यों गया है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ यहाँ पर क्या आ रही है। न्यूज़ क्या निकल कर आई है वो आपको पता ही है कि इंडिया एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है दुनिया का। और एक समय ऐसा था जहाँ पे इंडिया की जो कंडीशन है वो काफ़ी बुरी थी। बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी फैमिन्स की वजह से, भुखमरी की वजह से, बीमारी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, युद्ध की वजह से। एक समय ऐसा था इंडिया के अंदर में, यानी कि जन्म हो भी रहे थे तो लोग यहाँ पर सही से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, जीवित नहीं रह पा रहे थे इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन जैसे जैसे साल बीते चले गए, चीज़ें बेहतर होती चली गई। हम लोग यहाँ पर अलग अलग बीमारियों से डील करना सीख गए। नेचर के अंदर में यहाँ पर कुछ कुछ बदलाव होते चले गए, उन सब चीज़ों से डील करना सीख गए। और इससे यहाँ पर क्या हुआ कि लगातार लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होता चला गया। एक समय था जब इंसान 30 साल 40 साल ही मैक्सिमम जीता था, बट आज का समय आ चुका है जब इंसान की मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल के आसपास है, अगर इंसान खुद से बर्बाद ना करे कुछ गलत चीज़ों में पढ़कर। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी यहाँ पर 70-75 देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि अगर आप यूनाइटेड नेशन का जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आया है 2023 का, इस रिपोर्ट में देखोगे तो भारत जल्द ही एक सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अब ये बोल रहे हैं बन जाएगा, वैसे बन चुका है, क्योंकि चाइना से लगभग 30 या 32 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में हो चुकी है। वैसे यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि चाइना से हम लोग थोड़ा बहुत आगे निकल चुके हैं। और अभी हो क्या रहा है कि इंडिया का जो ये डेमोग्राफिक शिफ्ट है, यानी कि इस प्रकार से पॉपुलेशन जो चेंज हुआ है, इंडिया नंबर 1 कंट्री बन चुका है पॉपुलेशन के मामले में। इसका जो असर है वो असर कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर भी पड़ेगा और एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ेगा। पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है, लोगों की जो जनसंख्या बढ़ती है, इसको पहले एक डिसएडवांटेज के तौर पर देखा जाता था कि कहीं ना कहीं दुनिया भर के लिए या उस देश के लिए नुकसानदायक है। लेकिन आज के समय में इसके फ़ायदे भी हैं, अगर आप फ़ायदे देखना चाहो तो। अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। चलो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो होता क्या है ना, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको डिफाइन क्या है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। ये बोलता है कि देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पोटेंशियल होता है, यानी कि अगर किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो कर रही है, उसका जो पोटेंशियल है वो पॉपुलेशन के हाथ में ही है, लोगों के हाथ में। लोग यहाँ पर एक देश की इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन की एज भी मैटर करती है कि वो पॉपुलेशन किस एज की है। अगर बूढ़े लोग होंगे उस देश में तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस देश के ऊपर में मतलब ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके उस देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकती है। तो यही बात यहाँ पर बोली जाती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड में मेनली होता क्या है कि जब वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, उनकी संख्या बढ़ जाए, उनका शेयर ज़्यादा हो नॉन वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन से, तो वो कहलाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंडिया में वही कंडीशन है, यूथ ज़्यादा हैं, आज के समय में बूढ़े लोग कम हैं, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन भारत के अंदर में ज़्यादा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है अगर हम देखना चाहें तो। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है लोग डिसएडवांटेज की तौर पर देखा करते थे, बट आज यहाँ पर इसको फ़ायदे के तौर पर देखा जाता है। जैसे चाइना देख रहा है, चाइना में सिचुएशन ये हो गई कि इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर इतना बुरा कंट्रोल लगाया कि आज के समय में इनकी पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय बहुत तेज़ी से घटती जा रही है और लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग जवान थे वो बूढ़े हो गए, बच्चे पैदा हो नहीं रहे, तो यहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन है ही नहीं। तो आने वाले समय में जो लोग हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो थोड़े बहुत जो यूथ बचे हैं उस देश में उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे। तो इसकी वजह से चाइना पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बच्चों को जन्म दें, बच्चों की जनसंख्या बढ़ती चली जाए, है ना। इस चीज़ के ऊपर चाइना भी मेन फोकस कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हाँ पॉपुलेशन का कि जो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो सकता है किसी कंट्री के प्रति।
लेकिन उस पोटेंशियल को निकालने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप अपने आप ही काम हो जाएगा। तो उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, उस पोटेंशियल को कैसे दिखा सकते हैं, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो भारत को ज़रूरत क्या है कि हम अपनी नई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें, ताकि जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का पोटेंशियल है, यानी कि हमारे पास में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है नॉन वर्किंग एज से, हम उनका फ़ायदा मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने देश के प्रति दिखा सकें। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे राइटर समझाते हैं कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई है उसका इतिहास क्या रहा है, मतलब कैसे यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है। इंडिया की पॉपुलेशन देखो एक समय पर ना बहुत चिंता वाली बात थी, मतलब जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है यहाँ पर ये एक तरीके से ब्लेम किया जाता है कि इसके ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है कि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है, गरीबी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, और इसकी वजह से स्टरलाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नसबंदी जैसी जैसी जो चीज़ें हैं ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अब होता यह है कि ग्लोबलाइजेशन आता है 1990s में, ग्लोबलाइजेशन आया। अब उसके आते ही इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया, इंडिया के पास में पोटेंशियल बढ़ गया, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस समय पर वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड समझ गए ना, अब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भारत के पास में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है नॉन वर्किंग एज से, उसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। तो इसने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दी है भारत के इस डेमोग्राफिक डिविडेंड ने। इंडिया के पास में आप कह सकते हो जैसे दुनिया भर में जितनी आबादी है, जितनी पॉपुलेशन है, उसका 17.5% पॉपुलेशन केवल भारत में है। जो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो इंडिया में केवल 34 करोड़ के आसपास की आबादी थी। आज उससे यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा हो चुकी आबादी, ऐसा बोला गया। और एक समय ऐसा था कि इंडिया की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी स्लो थी। 1891 से लेकर 1921, 1891 से लेकर 1921 ये जो 30 साल थे, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा कोई ग्रो नहीं हुई। इन 30 सालों में केवल और केवल 1.26 करोड़ लोग ही यहाँ पर बढ़े थे पॉपुलेशन में, क्योंकि यहाँ पर वो साल ऐसा था 1891 से लेकर 1921 तक, उस समय पर बहुत सारे कैलेमिटीज़ देखने को मिले, बहुत सारी बीमारियाँ आई, प्लेग फैल गया था, मलेरिया आ गया था, कई सारे लोगों की तो जान ही चली गई थी इसमें। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों की जान गई, लोग यहाँ पे एक तरीके से जो बच्चे हैं वो थोड़ा कम पैदा हुए। तो ये 30 साल ना पॉपुलेशन पूरी तरह से कंट्रोल थी, बहुत कम ही पॉपुलेशन देखने को मिली थी इन 30 सालों में। इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट करी है वो 1921 के बाद स्टार्ट करी है। 1921 से लेकर 1951 के बीच में ये इंडिया का अभी तक का हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पीरियड माना जाता है। 1921 से पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से रैपिड स्पीड से यहाँ पर ग्रो करती हुई नज़र आई है, ऐसा बोला गया। और इवन यहाँ पर 1921 को एक ग्रेट डिवाइड के तौर पर देखा जाता है, यानी कि 1921 से पहले पॉपुलेशन कुछ भी नहीं थी, लेकिन 1921 के बाद में पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ होती हुई चली गई। फिर उसके बाद में ये जो पीरियड है, इसके बाद एक और पीरियड आता है 1951 से लेकर 1981 का। ये पीरियड माना जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। यहाँ पे और तेज़ी से आबादी इंक्रीज़ होने लगी, ये पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। यहाँ पर जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो और तेज़ी से होने लगी, जो ग्रोथ पहले कभी नहीं हुई वो हमने इस पीरियड में देखा है। ये बात क्लियर हो गई। तो इंडिया का पूरा जो डेमोग्राफिक सिनेरियो है ना, यानी जो पॉपुलेशन का पूरा स्टेटस है वो यहाँ पर बदल चुका था, एक नया एरा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। अब हाल ही के जो पॉपुलेशन के ट्रेंड्स है उसको देखते हैं। पिछले कुछ समय पर क्या हुआ है कि चाइना को ओवरटेक करने के बावजूद भी, यानी कि अभी हमने चाइना को ओवरटेक कर दिया, उसके बावजूद भी भारत की पॉपुलेशन की ग्रोथ अभी भी स्लो है। यानी कि हम लोग लगातार पॉपुलेशन ग्रो करते हुए आए, अब पॉपुलेशन थोड़ी सी धीमी हो चुकी है। चाइना को ओवरटेक कर दिया, उसके बावजूद भी कम हो चुकी है। अब आप कहोगे ऐसा आप कैसे कह रहे हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। कहोगे टेक्निकल शब्द आ गए। फर्टिलिटी रेट क्या मतलब होता है? फर्टिलिटी रेट का मतलब एक वेमेन कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो अभी रिप्लेसमेंट लेवल से कम पहुंच चुका है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? देखो, रिप्लेसमेंट लेवल ये होता है कि मतलब कि आपको इतनी पॉपुलेशन चाहिए होती है जनरेशन से जनरेशन चलाने में, यानी कि पॉपुलेशन सेम रहे, सेम गति से बढ़े। तो यहाँ पे अगर आप रिप्लेसमेंट लेवल की बात करोगे तो रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है यहाँ पर एक स्टेबल पॉपुलेशन, स्थिर पॉपुलेशन। अगर वो पॉपुलेशन जैसे थी वो वैसी रहे, ना ही बढ़े ना घटे, ना ही बढ़े ना घटे। लेकिन रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ जाना मतलब पॉपुलेशन घटना। रिप्लेसमेंट लेवल वो पॉइंट है जहाँ पे पॉपुलेशन ना बढ़े ना घटे, लेकिन रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आने का मतलब पॉपुलेशन का घटना। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ रहा है, और ऐसा खुद यहाँ पर देखने को मिला। फिर उसके बाद में यूएन का कुछ एस्टिमेट है। यूएन ने यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाकर बताया कि भारत की पॉपुलेशन 2050 में 1.6 बिलियन के आसपास होगी।
और 2100 तक ये 1.53 बिलियन पहुंच जाएगी, क्योंकि एक पीक आने के बाद में पॉपुलेशन गिरना स्टार्ट हो जाती है। जैसे चाइना में हुआ वैसे इंडिया में हम देख सकते हैं आने वाले समय में। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन काफ़ी तेज़ी से बदलता हुआ नजर आया। एक समय था जब सिचुएशन ख़राब थी, बट यहाँ पर इम्प्रूव हुई, अब वापस से पॉपुलेशन की गति स्लो हो चुकी है। अब जब बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, तो इसमें 4 स्टेज आते हैं और भारत चौथे स्टेज में आता है। चौथे स्टेज में कैसा आता है मैं आपको समझाता हूँ। 4 स्टेज कौन कौन से हैं। पहला स्टेज बोलता है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ पर इतना विकास नहीं है। वहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों के जन्म भी हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, मृत्यु भी ज़्यादा हो रही हैं अलग अलग कारणों की वजह से, है ना। स्टेबल पॉपुलेशन भी कहीं पर देखने को मिल जाती है, जैसे एग्जांपल साउथ सूडान हो गया, चाड, माली, ये सारे कंट्रीज़ हो गए। तो ये स्टेज 1 है, यहाँ पे पॉपुलेशन की ऐसी कंडीशन है। स्टेज 2 में कैसी कंडीशन होती है, स्टेज 2 में जो डेथ रेट होता है वो यहाँ पर गिरने लगता है। मतलब कि कोई स्टेज 2 में वो देश आते हैं जहाँ पर लोगों की जो मृत्यु है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि उस देश में पब्लिक हेल्थ काफ़ी अच्छा है और हाई फर्टिलिटी होती है, यानी कि मतलब कि एक विमेन कई सारे बच्चों को जन्म दे रही होती हैं। हाई फर्टिलिटी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रेसेप्टिव सर्विसेज कम होती हैं, प्रोटेक्शन कम होता है, इस चक्कर में यहाँ पर बच्चे का जन्म ज़्यादा हो रहा होता है। इसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ रही होती है। जैसे एग्जांपल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बोलीविया, सब सारन अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि नाइजर और युगांडा जैसे देश हो गए, ये स्टेज 2 में आते हैं। स्टेज 3 में कौन से देश आते हैं? स्टेज 3 में वो देश आते हैं जहाँ पर बर्थ रेट गिर रहा हो, यानी बच्चे कम पैदा हो रहे हो। बर्थ रेट गिर रहा हो और पॉपुलेशन यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़ रही हो। बर्थ रेट गिर रहा हो या फिर जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही हो। किस वजह से ग्रो कर रही हो? क्योंकि यहाँ पे इस देश में बहुत सारे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आने वाले लोग हों, इसके चक्कर में पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो कर रही हो। तो स्टेज 3 में कौन कौन से देश आ जाते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल कोलंबिया, इंडिया, जमाइका, बोट्सवाना, मैक्सिको, केनिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, इस प्रकार की कंट्रीज़ यहाँ पर स्टेज 3 में आती हैं। स्टेज 4 में कौन से देश आते हैं? जहाँ की पॉपुलेशन स्टेबल है, पॉपुलेशन स्थिर है, बहुत ज़्यादा स्थिर है, लो बर्थ रेट है, डेथ रेट भी कम है। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ भी कम धीमी गति से बढ़ रही है तो लोगों की मृत्यु भी धीमी गति से हो रही है। तो थोड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई यहाँ पर, यहाँ का डेवलपमेंट वगैरह अच्छा है, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, ब्राज़ील। उसके बाद में ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, यूएसए, इन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, सब स्टेज 4 में है। इंडिया अभी स्टेज 3 में आता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब सवाल यह है कि इंडिया में पॉपुलेशन पिछले कुछ समय पर ग्रो करना बंद कर चुकी है, यानी कि अब धीरे धीरे कम हो रही है। मैंने बोला ना रिप्लेसमेंट लेवल से डाउन पहुंच चुके हैं हम लोग। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन रेट 1971 से लेकर 1981 तक ही ग्रो किया। उसके बाद ये पॉपुलेशन रेट बहुत तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो गया। इवन यहाँ पर अभी भी कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ा बहुत मेंटेन है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, है ना, यहाँ पर भी। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जा रही है। उसके बाद में इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी अभी कम हुआ है। टोटल फर्टिलिटी रेट समझ रहे हो ना, एक विमेन कितने बच्चों को जन्म देती है उसके बारे में। तो भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट एक समय था वो 2.2 का था, यानी एक विमेन 2.2 बच्चों को जन्म दे रही थी। ऐसा यहाँ पर बोला गया। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अंदर बताया गया था, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बोला गया कि अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का कम हो गया। अब 2.2 से कम होकर ये 2.0 पहुँच चुका है, यानी अब एक महिला जो है 2 बच्चों को जन्म दे रही है। तो ये फर्टिलिटी रेट भी कम हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया में आपको केवल 5 राज्य देखने को मिल जाएंगे जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से थोड़े से ऊपर हैं, यानी जहाँ पर संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर आपको देखने को मिल जाएगा। अब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब उसके बाद में इंडिया में एक और चीज़ देखने को मिल रही है, ये है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है ना, वो अभी यहाँ पर ग्रो कर गया है। एक समय था जब इंसान 30-32 साल जीवित रह पाता था, अब यहाँ पर इंसान 70 साल तक जीवित रहता है। एक उसकी जो मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इतनी यहाँ पर नज़र आती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद में लोगों की जो फैमिली प्लानिंग है वो थोड़ी बढ़ चुकी है। इस चक्कर में लोगों ने पॉपुलेशन आज के समय पर कम होनी स्टार्ट हो चुकी है। लोग फैमिली प्लानिंग कर चुके हैं, पूरी तरह से आगे का डिसाइड कर चुके हैं। पहले फैमिली प्लानिंग इतनी हुआ नहीं करती थी, तो अब फैमिली प्लानिंग होने लगी है, तो इसके चक्कर में पॉपुलेशन कम हो रही है। उसके बाद में क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन की वजह से लोग यहाँ पे इधर से उधर, यहाँ पर आजकल क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से इधर से उधर ट्रैवल करने लगते हैं। लगभग 1.6 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं इसमें से जिन्होंने अपनी जो सिटीजनशिप है, भारत की जो नागरिकता है, वो त्याग भी दी है 2011 से अभी तक। कई सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़कर चले गए, तो इंडिया छोड़कर चले गए। तो ऐसे भी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उस मतलब जो पॉपुलेशन गिर रही है उसमें इन सब चीज़ों का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखो, उसका इंपॉर्टेंस, उसका अपने आप में महत्व है। सबसे पहले अगर किसी देश की आबादी है अच्छी खासी और वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन जैसे इंडिया में है,
तो उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। एक बेटर ह्यूमन कैपिटल उसको मिलता है, उस देश को मिलता है। अगर ज़्यादा ही पॉपुलेशन इकट्ठी होगी ना, तो यहाँ पर कह सकते हो कि लोगों को लोग मिल चुके हैं काम करने के लिए, लेकिन अगर लोग वो सही से प्रॉपरली मैनेज ना किए जा सकें, यानी जैसे इंडिया में यूथ हैं, अगर ये प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए, प्रॉपरली यहाँ पर इनको एजुकेशन या प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट वगैरह ना प्रोवाइड करवाया जाए, तो इससे उस देश के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो सकते हैं, वॉर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर यह है कि पॉपुलेशन अगर है किसी देश में ज़्यादा, तो उस देश का ह्यूमन कैपिटल ग्रो करेगा, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। दूसरा, उस देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेटर हो सकेगी अगर लोगों को यहाँ पर प्रॉपरली जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह है वो मिलता है, लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे देश के प्रति। और पिछले कुछ समय पर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो इंडिया में ग्रो भी करी है। इसके चक्कर में यहाँ पर कह सकते हो जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। अब लोग यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है, ये थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ के। बट इसी ग्रोथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ यहाँ पर चुनौतियाँ भी नज़र आती हैं। वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है ना, यानी कि काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है नॉन वर्किंग एज से, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? असिमेट्रिक डेमोग्राफी, यानी अगर मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुअर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं दिया गया है। और अगर यहाँ पे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट वगैरह ना दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक रहेगा। और ऐसा ही हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आज के समय में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वो पॉपुलेशन यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगी। फिर दूसरा, यहाँ पे लैक ऑफ स्किल्स। ज़्यादातर जो नई जॉब्स हैं, नई जो नौकरियाँ देखने को मिल रही हैं, जो क्रिएट की जा रही हैं फ्यूचर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई स्किल चाहिए होगी। और आज भी लोगों को थोड़ी ज़्यादा स्किल चाहिए होती हैं, है ना, काम करने के लिए। और इंडिया में आप देख पाओगे स्किल की थोड़ी सी कमी है, और वही एक सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। इस चक्कर में लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं, इतनी अच्छी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। फिर तीसरा है लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स। इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो बहुत बेकार है। इवन जो 2023 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, यानी मानव का विकास किस प्रकार से हो रहा है किसी देश में, तो 2023 के इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 191 कंट्रीज़ में से 131 नंबर पर रखा गया है। तो मानव का विकास इतना प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। यानी प्रॉपरली हेल्थ, एजुकेशन, ये चीज़ें यहाँ पर अगर प्रॉपरली लोगों को मिलें तभी यहाँ पर इंसान स्किल्ड बन पाएगा। बट ये चीज़ें ना मिल पाएँ तो उसके पास में काफ़ी सारी चीज़ों की कमी रहेगी। अब लास्ट में यहाँ पर राइटर सॉल्यूशन देते हैं कि एग्जैक्टली क्या किया जा सकता है। पहली चीज़ तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना होगा, जॉब्स वगैरह क्रिएट करनी होंगी। अगर आपको बेनिफिट उठाना है इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का, काम करने वाले लोग हैं लेकिन उनके पास में काम नहीं है, तो ये उस देश के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो पहली बात तो बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना होगा। जो छोटे और मीडियम साइज़ के बिज़नेस हैं उनको आगे ग्रो करना होगा, उनको टैक्स में छूट दो, फाइनेंशियल सपोर्ट करो, तब वो बिज़नेस आगे जाके ग्रो करें। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है, विदेशों का जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपने देश में अट्रैक्ट करना होगा। बिज़नेस करना थोड़ा और आसान करना पड़ेगा, है ना। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा लूज़ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके तहत बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करेंगी, जिसका असर यहाँ पे डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा, साथ ही साथ में लोगों को जॉब्स भी मिल रही होंगी। इवन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को भी यहाँ पे प्रमोट करना होगा। आज के समय पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो भी रहा है। आप हाई इंटरनेट स्पीड के अंदर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय पर केवल इंडिया ही नहीं, दुनिया भर डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी है पूरी दुनिया। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को थोड़ा एड्रेस करना होगा, यानी कि पहले प्रॉपर एजुकेशन दो, जो असमानता है लोगों के बीच में उसको ख़त्म करो। इंडिया को एजुकेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सभी लोग को एजुकेशन दो, खासकर चाहे वो डिसएडवांटेज सेक्शन से आ रहे हो, लोग थोड़े बैकग्राउंड से हो, उनका डिसएडवांटेज बैकग्राउंड हो, लेकिन उनको भी यहाँ पर एक अफोर्डेबल वे में एजुकेशन मिल सके। उसके बाद में एक और है एंश्योर सोशल प्रोटेक्शन, उनको सोशल प्रोटेक्शन ज़रूर से देनी होगी, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। मान लो यहाँ पर कोई एल्डर है, कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है या कोई बच्चा है, तो बच्चे के लिए चाइल्ड सपोर्ट, बुज़ुर्ग के लिए यहाँ पर पेंशन्स मिल सकती हैं, है ना। या फिर यहाँ पर कोई डिसेबल है तो उसको डिसेबल वाले बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये काम किया जा सकता है। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर का इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, नए नए इनोवेशंस करो, नए नए आविष्कार होने चाहिए, जिससे यहाँ पर नए नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। और नई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ही क्या करेंगी, देश की पॉपुलेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ये था यहाँ पर कंप्लीट एडिटोरियल, जहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स राइटर ने मेंशन किए हैं। अब बात आती है आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन की, सॉरी मेंस के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है एनालाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी।
आपको बताना है डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत में है वो किस प्रकार से है और इसका पोटेंशियल, इसमें ताकत क्या है, इसका क्या असर पड़ सकता है इकोनॉमी के ऊपर में। डेमोग्राफिक डिविडेंड मैंने आपको बता दिया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो होता है जहाँ पे काम करने वाली जो पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो ज़्यादा होती है नॉन वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन से। तो भारत में जनसांख्यिकी, लाभांश और अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण करें 250 शब्दों में। 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़कर अपने आंसर्स डेली बेसिस पर लिखकर सबमिट करते हैं। आप भी अपने आंसर को लेकर सबमिट कर सकते हो। साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव में वो ग्रुप पूरा काम कर रहा है, आप भी जाके ज़रूर से उसका हिस्सा बनिए। नाउ फाइनली हम लोग आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो विनोबा भावे जी हैं, ये इनको चूज़ किया गया था, चुना गया था पहले फर्स्ट सत्याग्रही की तरह। सेकंड कौन थे? तो सेकंड थे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।